हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम छायावादोत्तर युग को करने वाले हैं और यह पुस्तक है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी। ठीक है, तो इस पुस्तक से हम सभी शीर्षक को करने वाले हैं, यानी सभी कालखंड, यानी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद के प्रश्नों को देखा है। आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में छायावादोत्तर युग के प्रश्नों को। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, छायावादोत्तर काव्य के कवियों में से कौन उल्लेखनीय है? ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद, जानकी वल्लभ शास्त्री और राम कुमार वर्मा। तीसरा है मैथिली शरण गुप्त और बालकृष्ण शर्मा नवीन। चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र और अयोध्या सिंह उपाध्याय। इसका आंसर करेंगे आप लोग। तो इस प्रश्न का सही जानकी वल्लभ शास्त्री और राम कुमार वर्मा। तो ये हमारे छायावादोत्तर युग के कवि हैं। ठीक है, छायावाद का जो समय है वह 1918 से 1936 माना गया है। ठीक है, इस पुस्तक में 1920 के बाद के कालखंड को छायावाद की संज्ञा दी गई है। ठीक है, यानी द्विवेदी युग 1920 तक चला है। ठीक है, तो छायावादोत्तर युग हमारा 36 से प्रारंभ है। हालांकि 36 से प्रगतिवादी काव्य प्रारंभ है और छायावादोत्तर जो युग है उसमें हम प्रगतिवाद की जो प्रवृत्ति है उसे देखें। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, जानकी वल्लभ शास्त्री और राम कुमार वर्मा। छायावाद का अंत छायावादियों ने की। निराला राम की शक्ति पूजा की समाक्षयुक्त पदावली को छोड़कर कुकुरमुत्ता, महंगू महंगा रहा जैसी कविताएं लिखने लगी। ठीक है, तो छायावाद का अंत किसी अन्य कवियों ने नहीं किया। स्वयं छायावाद के जो प्रमुख 4 स्तंभ थे उन्हीं में से कुछ रचनाकारों ने, कुछ कवियों ने क्या किया कि अपनी कविताओं की प्रवृत्ति को क्या किया, बदल दिया। जैसे कि अगर हम निराला के उदाहरण स्वरूप यहाँ देखें तो निराला राम की शक्ति पूजा जैसी समासयुक्त पदावली कविता को छोड़कर क्या लिख रहे हैं? कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता में हम प्रगतिवादी चेतना देखते हैं। उसी तरीके से उनकी दूसरी कविता है महंगू महंगू महंगा रहा। तो अगर ये पूछा जाए ये प्रश्न कि महंगू महंगा रहा कविता किसकी है, तो उत्तर में क्या होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और ये छायावादी चेतना की कविता नहीं है। ठीक है, ये याद रखेंगे कि छायावादी कविता के या छायावाद के अंत में जब कविता लिखी जाने लगी तो उसमें छायावाद की प्रवृत्ति ना होकर के प्रगतिवादी चेतना उसमें हमें दिखाई देने लगी। तो इसे ही छायावादोत्तर काल के रूप में, काव्य के रूप में देखा गया। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी कि छायावाद के कवियों ने ही अपनी उस प्रवृत्ति को क्या किया, छोड़ना प्रारंभ कर दिया। अगला प्रश्न है, और या फिर छायावादोत्तर युग के बाद जो रचनाकार आए उनमें सबसे प्रमुख रहे हैं बच्चन जी। और बच्चन की कविताओं में हालावाद का प्रभाव देखा गया है। अब ये हालावाद क्या है, ये हम प्रश्नों के माध्यम से जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, हालावाद शब्द किस कवि की कविताओं से जुड़ा हुआ है? पहला है पंत, बच्चन और दूसरा है दिनकर माखनलाल चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, बच्चन यहाँ हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है, तो इनकी कविताओं में क्या है, हालावाद की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। अगला है, हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है बच्चन, भगवती चरण वर्मा, दिनकर और नरेंद्र शर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भगवती चरण वर्मा की कविता है हम दीवानों की क्या हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती। ठीक है, ये ह है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छायावादी काव्य में हालावाद किस प्रवृत्ति को व्यक्त करता है? पहला है रहस्यवाद, दूसरा मस्ती और स्वच्छंदता, तीसरा है आध्यात्मिक साधना और चौथा है प्रकृति का। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मस्ती और स्वच्छंदता का काव्य है क्या? हालावाद। अगला देखते हैं। हाला जो शब्द है, हाला शब्द को
विश्वनाथ त्रिपाठी व्यवस्था विरोध का प्रतीक मानते हैं। ठीक है, क्योंकि हम हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक से ये प्रश्न देख रहे हैं, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि हाला का अर्थ व्यवस्था विरोध का प्रतीक है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? छायावादी काव्य में हालावाद किस प्रवृत्ति को व्यक्त करता है? मस्ती और स्वच्छंदता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन कवि राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी कवि माने जाते हैं? पहला है बच्चन पंत वर्मा, दूसरा है नवीन दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरे हैं नरेंद्र शर्मा, गोपाल सिंह नेपाली, और चौथे हैं केवल दिनकर। चौथा ऑप्शन गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे केवल की बात कर दी, क्योंकि हम देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं में भी राष्ट्रीय भावना है, और इनकी सबसे प्रमुख या प्रसिद्ध कविता कह सकते हैं पुष्प की अभिलाषा, है ना। उसी तरीके से अगर हम सुभद्रा कुमारी चौहान की कहें तो राष्ट्रीय भावना से प्रेरित अगर हम कविता देखें तो वो है झांसी की रानी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिद्धनकर, माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान, इन सभी की रचनाएं क्या है? राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला है, नवीन का असली नाम क्या है? ऑप्शन है रामेश्वर शुक्ल, दूसरा है बालकृष्ण शर्मा, तीसरा है भगवती चरण वर्मा, और चौथा है गोपाल सिंह नेपाली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला है, आज खड़क की धार कुंठिता और कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ। ये दो कविताएं हैं किनकी? बालकृष्ण शर्मा नवीन की। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। ये कविता की कुछ पंक्तियां हैं इस कविता की, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ की। दूसरा है आज खड़क की धार कुंठिता। ठीक है, तो ये कविता भी किनकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। अगला पॉइंट है, स्वतंत्र भारत में उनका प्रबंध काव्य क्या है? उर्मिला। ठीक है, तो उर्मिला जो काव्य है यह किनका है? बालकृष्ण शर्मा नवीन का। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील भावनाओं से सबसे अधिक जुड़े कवि कौन है? पहला है बच्चन, दूसरा नरेंद्र शर्मा और गोपाल सिंह नेपाली, तीसरे हैं पंत और चौथे हैं माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रगतिशील भावनाओं से सबसे अधिक जुड़े कवि कौन है? नरेंद्र शर्मा और गोपाल सिंह नेपाली। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद के समानांतर कौन सी काव्यधारा का विकास हुआ था? पहला ऑप्शन है रहस्यवाद, दूसरा राष्ट्रीय भावनाओं की काव्यधारा, तीसरा है भक्ति काव्यधारा, और चौथा है अलंकारिक प्रवृत्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय भावनाओं की काव्यधारा। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा अगर हम इसकी चर्चा करें तो यह भी एक धारा है जिसमें हम राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत रचनाओं को देखते हैं या काव्य या कविताओं को देखते हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा जिसमें दिनकर हैं, बच्चन हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं, तो ये सब रचनाकार क्या हैं? ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा से जुड़े हुए हैं। तो छायावाद के समानांतर जो काव्यधारा चल रही थी वो राष्ट्रीय भावनाओं की काव्यधारा थी। अगला प्रश्न देखते हैं, रेणुका और हुंकार किस कवि के प्रसिद्ध काव्य संग्रह है? ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिद्धनकर, नरेंद्र शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामधारी सिद्धनकर इनकी कविता। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर के विषय में जानते हैं। 1908 में इनका जन्म हुआ है, मृत्यु वर्ष 1974 है। रेणुका, हुंकार आदि इनके क्या हैं? प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। हिमालय जो है, इन्होंने हिमालय पर भी इनकी एक कविता हमको देखने को मिलती है। दूसरा है कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा और उर्वशी। ठीक है, तो ये जो रचनाएं हैं ये भी हम दिनकर की रचनाओं के रूप में जानते हैं। ठीक है, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा और उर्वशी। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा किस कवि की अत्यंत लोकप्रिय कविता है? ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म वर्ष क्या है? 1889 89 1968 मृत्यु वर्ष है इनका। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, उर्वशी काव्य ग्रंथ में किस विषय को मनोवैज्ञानिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है? प्रश्न है, उर्वशी काव्य ग्रंथ में किस विषय को मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है? पहला है युद्ध की विभीषिका, दूसरा है प्रकृति चित्रण, तीसरा है नर नारी के सनातन यौन संबंध, और चौथा है समाजवादी विचारधारा। प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि नर नारी के सनातन यौन संबंध को
मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है उर्वशी में। उर्वशी किनका काव्य है? अभी हमने बात की थी, बालकृष्ण शर्मा नवीन की भी एक रचना है। ठीक है, और रामधारी सिंह दिनकर की भी एक कृति उर्वशी है। ठीक है, सिंह दिनकर की भी कृति है। तो ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से तो यहाँ पे दिनकर की कृति के विषय में चर्चा हो रही है। ठीक है, अगला देखते हैं, नरेंद्र शर्मा किस पत्रिका का संपादन पंत के साथ करते थे? पहला ऑप्शन है रूपाब, दूसरा सरस्वती, तीसरा हंस और चौथा माधुरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रूपाब। रूपाब पत्रिका जो है वो नरेंद्र शर्मा और पंत जी मिलकर संपादन करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र कृति किस युद्ध की विभीषिका से प्रेरित मानी जाती है? पहला है प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध, तीसरा है 1857 का विद्रोह और चौथा है अमेरिका जापान युद्ध। प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्वितीय विश्व युद्ध। दिनकर की कृति है कुरुक्षेत्र, पहले तो ये हो गया, और किस विभीषिका से है, किस युद्ध की विभीषिका? तो द्वितीय विश्व युद्ध है इसमें, कुरुक्षेत्र में। अगला है, किस कवि ने एक भारतीय आत्मा उपनाम से कविताएं लिखी? पहला है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरे हैं नरेंद्र शर्मा और चौथे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक भारतीय आत्मा क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अगला प्रश्न है, नरेंद्र शर्मा किस विचारधारा से अधिक निकट जुड़े हुए हैं? पहला है धार्मिक विचारधारा, दूसरा है समाजवादी और प्रगतिशील विचारधारा, तीसरा है साम्यवाद और चौथा है गांधीवाद। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा समाजवादी और प्रगतिशील विचारधारा। इसमें 1913 इनका जन्म वर्ष है और 89 जो इनका है मृत्यु वर्ष। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, समाजवादी और प्रगतिशील विचारधारा से ये जुड़े हुए थे, यानी नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा की जो रचना है वह है पलाश वन और प्रवासी के गीत। पलाश वन और प्रवासी के गीत इनकी रचना है नरेंद्र शर्मा की। वहीं अगर हम सुवेदा कुमारी चौहान की बात करें तो इनकी जो कविता है वह क्या है? झांसी की रानी। और बैलेट जो है वो वीर काव्य को कहा जाता है। ठीक है, तो ये त्रिपाठी जी की पुस्तक में बैलेट को वीर काव्य के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, तो झांसी की रानी किनका है? सुभद्रा कुमारी चौहान का। और अगर हम नरेंद्र शर्मा की बात करें तो पलाश वन और प्रवासी के गीत, तो ये दो रचनाएं थी। तो ये था छायावादोत्तर काव्य का कुछ महत्वपूर्ण अंश, और इन प्रश्नों को हमने देखा। इसके बाद जो टॉपिक है वह है प्रगतिशील काव्य। इसके प्रश्न को हम अगले वीडियोज़ में करेंगे और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।